चिंता चिता समान। चिंता डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है। यह धीमे धीमे काम करती है, परंतु यह लगातार काम करती है। यह घातक है और छोटी है। कदम दर कदम ये अंदर घुसती चली जाती है जब तक कि यह इंसान के तर्क को पूरी तरह से खोखला न कर दे, आत्मविश्वास और पहल करने की उसकी शक्ति को नष्ट न कर दे। चिंता एक तरह का डर है जो अनिर्णय का परिणाम है। इसलिए ये एक मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंतुलित मन असहाय होता है। अनिर्णय से मन असंतुलित होता है। अधिकांश लोगों में तत्काल निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और निर्णय लेने के बाद उन पर डटे रहने का हौसला नहीं होता। 6 मूलभूत डर चिंता में बदल जाते हैं। मौत को इनस्केपेबल घटना के रूप में स्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचें और इस निर्णय के द्वारा मौत के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। बिना चिंता के आप जितना धन संग्रह कर सकते हैं उसे हासिल करने के निर्णय पर पहुंचें और गरीबी के डर से मुक्त हो जाएं। ये निर्णय करें कि आप दूसरे लोगों के सोचने, करने या कहने के बारे में चिंता नहीं करेंगे और क्रिटिसिज्म के डर की गर्दन मरोड़ दें। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे को स्वीकार करें कि ये एक बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है जो अपने साथ बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और समझदारी लाता है, जो युवकों के पास नहीं होती। इस तरह आप बुढ़ापे के डर को जीत लेंगे। लक्षणों को भूलने के निर्णय पर पहुंचकर आप बुरे स्वास्थ्य के डर को जीत सकते हैं। प्रेम से बिछड़ने के डर को आप इस निर्णय पर पहुंचकर जीत सकते हैं कि अगर आवश्यक हो तो आप बिना प्रेम के भी गुजारा कर सकते हैं। सभी रूपों में चिंता की आदत को इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचकर मार डालें कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इस निर्णय से संतुलन, मन की शांति और विचारों की शांति आएगी, जिनसे सुख आएगा। जिस आदमी का मन डर से भरा हो वो न केवल बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य के अपने अवसरों को नष्ट करता है, बल्कि वो इन विनाशकारी वाइब्रेशंस को उन सभी को ट्रांसफर भी करता है जिसके मन उसके संपर्क में आते हैं, और इस तरह उनके भी अवसरों को वो नष्ट करता है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जान जाता है कि कब उसके मालिक में साहस की कमी है। यही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा दिए जा रहे डर के कंपनों को आत्मसात कर लेता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के वाइब्रेशंस को आत्मसात कर लेते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों से प्रभावित होने की यही क्षमता देख सकते हैं। एक मन से दूसरे मन में जाने वाले डर के चिंतन उतनी ही जल्दी निश्चिंतता से जाते हैं जितनी तेजी से इंसान की आवाज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रेडियो तक पहुंचती है। जो व्यक्ति शब्दों द्वारा नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचारों को व्यक्त करता है वो उन शब्दों के परिणामों को निश्चित रूप से अनुभव करेगा। विनाशकारी विचार संवेगों को शब्दों में या सिर्फ विचारों में व्यक्त करने से ही एक से अधिक तरीकों से ये किकबैक या प्रतिक्रिया दिखेगी। सबसे पहली बात और शायद याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यक्ति जो विनाशकारी प्रकृति के विचारों को व्यक्त करता है रचनात्मक कल्पनाशीलता की योग्यता को नष्ट कर लेता है और इसी वजह से वो बहुत कुछ नष्ट कर लेता है। दूसरी बात यह कि मन में किसी भी विध्वंसात्मक भाव की उपस्थिति एक नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर देती है जिससे लोग बिदकते हैं और जो अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देता है। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को जो तीसरा नुकसान होता है वो इस महत्वपूर्ण फैक्ट में निहित है। ये विचार संवेग न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वो उस व्यक्ति के कॉन्शियस में दाखिल हो जाते हैं जो उन्हें प्रसारित कर रहा है और वो उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य सफलता हासिल करना है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति, जीवन के फिजिकल आवश्यकताओं को प्राप्त करने और सबसे बढ़कर सुख हासिल करने की आवश्यकता है। सफलता के ये सारे प्रमाण
विचार संवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप में वो शक्ति है कि आप इसमें अपनी पसंद के विचार संवेग डाल सकें। इस अधिकार के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि इसका क्रिएटिव प्रयोग किया जाए। आप इस दुनिया में अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपने आसपास के माहौल को अंततः प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन को आप जैसा चाहें बना सकते हैं, या फिर आप अपने इस अधिकार के प्रयोग का तिरस्कार कर सकते हैं और आप अपने जीवन को अपने हाल पर छोड़ सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को परिस्थितियों के विराट समुद्र पर लहरों के भरोसे छोड़ सकते हैं, जहां आप इधर से उधर थपेड़े खाएंगे, जिस तरह समुद्र की लहरों पर कोई लकड़ी का टुकड़ा खाता है। शैतान की कार्यशाला, 7वीं बुनियादी बुराई। इन 6 मूलभूत डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। ये एक समृद्ध धरती है जिसमें असफलता का बीज हर जगह मौजूद है। ये इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलती। इस पीड़ा को डर के रूप में क्लासिफाई करना उचित नहीं है। ये किसी भी डर से अधिक गहराई में बैठी होती है और सभी 6 डरों से अधिक घातक होती है। किसी बेहतर नाम के अभाव में इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के प्रति हाइपर सेंसिटिव कहना उचित होगा। जो लोग दौलतमंद होते हैं वो हमेशा इस बुराई से अपने आप को बचाए रखते हैं। गरीब लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों को इस बुराई से बचने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप इस फिलॉसफी को दौलत हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि कहीं आप इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील तो नहीं हैं। अगर आप इस सेल्फ एनालिसिस को नजरअंदाज करेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को हासिल करने के अपने अधिकार को खो देंगे। अच्छी तरह से एनालिसिस करें। सेल्फ एनालाइज करने के लिए तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में अपने आप को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएं। इस काम को उतनी ही सावधानी से करें जिस तरह आप अपने किसी दुश्मन की खोज कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो छुपा हुआ बैठा है, और आप अपने दोषों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने किसी शत्रु के साथ करेंगे। आप हाईवे के डाकुओं से अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं क्योंकि कानून आपके लाभ के लिए संगठित सहयोग प्रदान करता है, परंतु इस 7वीं मूलभूत बुराई को जीतना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये तब हमला करता है जब आपको इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, चाहे आप सोए हों या जागे हुए हों। यही नहीं, इसका हथियार एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यह बुराई खतरनाक भी है क्योंकि मानवीय अनुभव के जितने रूप होते हैं ये उतने ही विभिन्न रूपों में हमला करती है। कई बार ये रिश्तेदारों की नेक सलाह के द्वारा मन में प्रवेश करती है, कई बार ये अंदर से आती है और मानसिक नजरिए के द्वारा आती है। ये हमेशा जहर की तरह खतरनाक होती है, हालांकि ये उतनी जल्दी नहीं मार सकती। खुद को नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचाया जाए? नकारात्मक प्रभाव आप खुद भी बना सकते हैं और ये आपके आसपास के नकारात्मक लोगों की देन भी हो सकते हैं। इनसे खुद को बचाने के लिए ये जान लें कि ये आपके मन में नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र न बना लें। इस फैक्ट को पहचान लें कि आप ही नहीं बल्कि हर इंसान प्रकृति से आलसी और उदासीन होता है और इसी कारण वो अपनी कमजोरी से मिलते जुलते सारे सुझावों को ग्रहण कर लेता है। इस फैक्ट को पहचान लें कि आप स्वभाव से सभी 6 मूलभूत डरों के प्रति सेंसिटिव हैं और इस तरह की आदतें डाल लें ताकि आप इन सारे डरों के खिलाफ सफल संग्राम कर सकें। आप ये भी जान लें कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके कॉन्शियंस के द्वारा आप पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्हें खोजना कठिन होता है और इसीलिए आपको अपना मन उन लोगों के खिलाफ बंद रखना चाहिए जो आपको किसी भी रूप में हताश या उदास करते हों।
अपनी दवा के बक्से को खाली कर दें, सारी दवाओं को फेंक दें और सर्दी, दर्द और इमेजिनरी बीमारियों के मुंह में फंसना बंद कर दें। उन लोगों के साथ के लिए कोशिश करें जो आपको अपने लिए सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कष्टों की उम्मीद न करें, क्योंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वो निराश नहीं करते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये आदत होती है कि वो अपने मन को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। ये कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि वो इससे पीड़ित हैं, और कई लोग जो इस बात को जानते हैं वो इस बुराई को ठीक करने या इससे इनकार कर देते हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि ये उनकी नियमित आदतों का एक ऐसा हिस्सा नहीं बन जाती जिसे नियंत्रित किया जा सकता हो। जो लोग स्वयं के असली स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों की ये लिस्ट तैयार की गई है। प्रश्नों को सुनें और अपने जवाब जोर से दें ताकि आप अपनी आवाज खुद सुन सकें। इससे आपके लिए ईमानदार होना अधिक आसान होगा। सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रश्न। पहला, क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? दूसरा, क्या आप जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? तीसरा, क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? चौथा, क्या आप अपनी चर्चा में तीखे और अग्रेसिव हैं? पांचवा, क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? छठा, क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? सातवां, क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है और अपना भविष्य निराशाजनक दिखता है? आठवां, क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? नवां, क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है, और अगर ऐसा है तो क्यों? दसवां, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? 11वां, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या फिर असफलता के बारे में सोचने में? 12वां, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? 13वां, क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? 14वां, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? 15वां, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराशा की गहराइयों में होते हैं? 16वां, आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? 17वां, क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? 18वां, क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? 19वां, क्या आपने अति प्रिय ऑक्यूपेशन में मुश्किलों को डुबाना सीखा है ताकि आपको उनसे चिढ़ न हो? 20वां, यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़ विहीन कमजोर व्यक्ति कहेंगे, और क्यों? 21वां, क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे स्वभाव का और चिड़चिड़ा नहीं बना देता? 22वां, ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? 23वां, क्या आप अपने मन को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? 24वां, क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सर खाता रहता है, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? 25वां, क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है, और अगर ऐसा है तो ये क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? 26वां, क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किन से? 27वां, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है
जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? 28वां, क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं? 29वां, आप किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी फिजिकल संपदा को या फिर अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? 30वां, क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वो गलत हों? 31वां, क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? 32वां, क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती हैं या फिर आप जिम्मेदारी से बचते हैं? 33वां, क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का एनालिसिस करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? 34वां, क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आएं? 36वां, क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसे सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सकें? 37वां, क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 38वां, दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? 39वां, क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या आप दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? 40वां, क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? 41वां, क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? 42वां, क्या आपको लगता है कि आप में जरूरी आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? 43वां, क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? 44वां, क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? 45वां, अगर आपको विश्वास है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो आपने अपने दोस्तों की स्टडी से क्या सीखा है कि आप इस तरह से दोस्तों को आकर्षित करते हैं? 46वां, जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं उनमें और आपके दुख में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? 47वां, क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं दरअसल वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वो आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? 48वां, किन नियमों के द्वारा आप ये तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? 49वां, क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इंफीरियर हैं? आप अपने 24 घंटों में से इन चीजों को कितना समय देते हैं? पहला, आपका काम धंधा, दूसरा नींद, तीसरा खेल और मनोरंजन, चौथा उपयोगी ज्ञान हासिल करना, पांचवा सिर्फ समय की बर्बादी। आपके परिचितों में से कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, सबसे अधिक सावधान करता है, सबसे अधिक हताश करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगी सलाह देते हैं तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उद्देश्य का एनालिसिस किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? वो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को उस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अक्सर ऐसा होता है तो क्यों? क्या आप आम तौर पर वो हर काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टाइटल्स, कॉलेज डिग्रीज या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं?
क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आपकी नजर में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वो व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? आपने इन प्रश्नों का एनालिसिस करने और इनका जवाब देने में कितना समय लगाया? इस पूरी लिस्ट के एनालिसिस में और इसका जवाब देने में कम से कम 1 दिन का समय आवश्यक है। अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों को सावधानी से पढ़ें। हर सप्ताह एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना एक्यूरेट महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाबों के बारे में कोई शंका है तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, खास तौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण ना हो, और अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। आपका सिर्फ एक चीज पर पूरा नियंत्रण है और वो है आपका विचार। ये इंसान के द्वारा जाने गए सभी फैक्ट्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक फैक्ट है। ये इंसान की दैवीय प्रकृति को एक्सप्रेस करता है। ये दैवीय अधिकार इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप ये जान लें कि आप किसी और चीज को काबू नहीं कर सकते। अगर आप अपनी संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं तो ऐसा फिजिकल वस्तुओं के संबंध में होने दें। आपका मन आपकी आध्यात्मिक संपदा है। उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जिसकी ये दैवी संपदा हकदार है। आपको इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझावों द्वारा दूसरों के दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह विनाश के लिए भारी कानूनी सजा का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि इससे उन फिजिकल वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो सकती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित है। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने थॉमस एडिसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते जो इंसान की आवाज को रिकॉर्ड करके उसे फिर से दोहरा दे, क्योंकि उनका कहना था कि किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर भरोसा नहीं किया। वो जानते थे कि मन ऐसी कोई भी चीज बना सकता है जिसके बारे में वो कल्पना कर सकता है और जिस पर उसे विश्वास हो। इस ज्ञान के कारण महान एडिसन सामान्य लोगों के समूह से ऊपर उठ गए। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने F.W. वूलवर्थ को बताया कि वो 5 और 10 सेंट की सेल पर स्टोर चलाने की कोशिश में दिवालिया हो जाएंगे। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ भी कर सकते थे जो तर्क की सीमा में हो। अगर उनकी योजनाओं में विश्वास का दम हो, दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने दिमाग से दूर रखने के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत इकट्ठा कर ली। शंका करने वाले लोग कड़वापन से नाक भौं सिकोड़ रहे थे जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली अटपटे ढंग से बनी कार को डेट्रॉइट की सड़कों पर आजमाया। कुछ ने कहा कि यह चीज कभी प्रैक्टिकल बन नहीं पाएगी। कईयों ने कहा कि इस तरह की चीज के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, मैं धरती को भरोसेमंद मोटर कारों से पाट दूंगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जो लोग बहुत सारी दौलत चाहते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड और अधिकांश काम करने वालों में इकलौता अंतर यह था कि फोर्ड के पास एक मन था और उन्होंने उसे नियंत्रित किया। दूसरों के पास भी मन था परंतु उन्होंने उसे नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया। मन पर नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है आपके पास एक निश्चित योजना हो। किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड का एनालिसिस करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो और आप देखेंगे कि उसने अपने मन पर नियंत्रण किया है
या उस नियंत्रण को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित किया है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। 55 प्रसिद्ध बहाने। जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण सिमिलर होता है। वो असफलता के सारे कारण जानते हैं और वो अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पक्के बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इनमें से कुछ फैक्ट्स द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं। परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज जानती है, क्या आपने सफलता हासिल की है? एक कैरेक्टर एनालिस्ट ने सबसे आम बहानों की लिस्ट तैयार की है। जब आप इस लिस्ट को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और ये तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रखें कि इस पुस्तक में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मेरे पास पत्नी और परिवार न होता, अगर मेरे पास जरूरी प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती, अगर मैं अपनी जिंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं वो कर सकता जो मैं चाहता हूं, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वो प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देखरेख न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मेरे पास कुछ लोगों के जैसी पर्सनैलिटी होती, अगर मैं इतना मोटा ना होता, अगर मेरी प्राथमिकताएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध न किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वही होगा, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मैंने अपना पैसा गंवाया ना होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते, अगर, और ये सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने ये पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहां नहीं होता जहां मैं हूं। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का एनालिसिस किया होता और एनालिसिस करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता,
अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं? जवाब स्पष्ट है। वो अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। किसी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का बालक होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो हमारे काम को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मन में यही बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज है। एक और दार्शनिक के मन में भी यही विचार था। जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं जितनी कुरूपता देखता था उसमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही रिफ्लेक्शन था। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हर्बार्ड ने कहा था, लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं? अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज के खेल की तरह है और आपका विरोधी खिलाड़ी है वक्त। अगर आप आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तुरंत आगे बढ़ने में लापरवाह हैं, तो समय आपको मात दे देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो गलत चाल पर तुरंत चेकमेट दे सकता है। पहले आपके पास इस बात का लॉजिकल बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज हासिल क्यों नहीं कर सकते, पर अब वो बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि अब आपके पास वो मास्टर की है जो जीवन के दौलत के खजाने का दरवाजा खोलती है। मास्टर की एब्स्ट्रैक्ट है, परंतु ये शक्तिशाली है। यह आपके अपने मन में अमीरी के एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न कर सकती है। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं है, पर अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको अबंडेंट पुरस्कार मिलेंगे। ये वो संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वो देने के लिए विवश करते हैं जो वो चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे और क्या आपको इस बात पर भरोसा है? अगर हम जुड़े हुए हैं, अमर इमर्सन ने कहा था, तो हम जरूर मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचार को उधार लेकर बस यही कहना चाहूंगा, अगर हम मिले हैं तो कभी अलविदा ना कहेंगे। हम इस पुस्तक के माध्यम से फिर मिलेंगे चलते चलते। ओनली ऑन कुकू FM। सुने जो मन चाहे।